मनोरमा जी की छोटी बेटी नियति अपाहिज थी और जब उसने बेटे की शादी की तो बेटा और बहू जोर डालने लगे कि माँ आप हमारे साथ लंदन चलिए और नियति को हम किसी अनाथाश्रम में छोड़ आते हैं। जब मनोरमा ने यह सुना तो उसका कलेजा फट गया और उसने बेटे के मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। तो वो गुस्से में माँ और बहन को छोड़कर लंदन चला गया और हर महीने उन्हें पैसे भेज देता। जब 1 साल बीते तो बैंक से उसे फोन आया कि आप जो पैसे भेजते हैं वो कोई लेने नहीं आता, तो वो आप ले जाइए। तो बेटा फौरन इंडिया आया और बैंक से पैसे लेकर घर गया तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मनोरमा को अपनी छोटी अपाहिज बेटी नियति से बहुत प्यार था। वो 14 साल की हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ से अपनी बेटी को खाना खिलाती थी। हालांकि यह उसके लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी। भगवान ने उसे बड़े समय बाद बेटी दी थी। उसका बेटा अपनी छोटी बहन से 11 साल बड़ा था और उसे अपनी छोटी बहन नियति से जरा भी प्यार न था। हर समय उसे घृणा से देखता था। जब नियति पैदा हुई और रणवीर ने अपनी बहन को देखा तो आड़े टेढ़े मुंह बनाने लगा, क्योंकि नियति जन्म से अपाहिज थी। दाई टांग बाई टांग से सूखी और छोटी थी। यह देखकर रणवीर ने अपनी प्यारी सी बहन को नापसंदगी से देखा था और फिर पीछे हट गया। मनोरमा ने उसे बहुत समझाया कि ये तुम्हारी छोटी बहन है, इसे प्यार किया करो, लेकिन वो कहने लगा कि ये कैसी बहन है, मुझे ऐसी टूटी फूटी बहन नहीं चाहिए, मुझे अच्छी नहीं लगती। ये कहकर वो हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकल गया। मनोरमा का तो पहले ही रो रो कर बुरा हाल था। जब जन्म के बाद उसे ये पता चला कि उसकी बेटी की दाईं टांग बिल्कुल सूखड़ी हुई है और वो चल फिर नहीं सकेगी, लेकिन फिर भी उसने भगवान की मर्जी में खुद को राजी कर लिया था। लेकिन रणवीर ने तो देखते ही नियति को बहन मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन मनोरमा के पति राजवीर ने बेटी को बाहों में लेकर प्यार जरूर किया था। वो कहने लगा कि भगवान की यही मर्जी थी। मनोरमा ने भी एक गहरी ठंडी सांस ली और भगवान की दी हुई इस परीक्षा को खुशी से स्वीकार किया था। मनोरमा को लगा था कि अभी अभी रणवीर ने देखा है इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा खून का रिश्ता जोश मारेगा और फिर वो अपनी बहन से प्यार भी करेगा, इसका ख्याल भी रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रणवीर ने तो उसकी शक्ल को देखना भी गवारा नहीं किया था। जब भी उसे देखता तो माथे पर बल पर डाल लेता। कभी नियति रो रही होती तो मनोरमा काम में व्यस्त होती तो रणवीर से कहती कि बेटा अपनी बहन को फीडर पिला दो या उसे गोद में पकड़ लो, मैं जरा किचन का काम कर समेट लेती हूँ। तो कहता कि मैं नहीं पकड़ता इस लोमड़ी को, मुझे अच्छी नहीं लगती। यह कहकर वो टीवी देखने लगता तो बेचारी बिलखती रोती रहती, लेकिन उसके भाई में दया नाम की कोई चीज न थी। मनोरमा ही आकर उसे उठाना पड़ता था और वो उसे कहती थी कितनी बुरी बात है, तुम्हारी छोटी बहन है ये। लेकिन रणवीर आड़े टेढ़े मुंह बनाता था और कहता था कि जब मेरे दोस्त मेरे साथ खेलने घर आए तो इसको कमरे में बंद कर दीजिएगा, वो इसे देखेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि रणवीर की बहन कैसी अजीबोगरीब है। ये बात सुनकर मनोरमा को बड़ा दुख हुआ था। उसने रणवीर का कान पकड़कर कहने लगी, खबरदार अगर आइंदा तुमने अपनी छोटी बहन को कुछ कहा तो। रणवीर को एक तो अपनी बहन नापसंद थी और दूसरा जब से वो पैदा हुई थी माँ बाप का ध्यान नियति पर हो गया था, क्योंकि एक तो 11 साल बाद बेटी हुई थी, फिर मासूम थी, इसलिए दिल से उसमें सॉफ्ट फीलिंग होना स्वाभाविक बात थी। लेकिन रणवीर को ये सब पसंद नहीं था। जब वो खेलता तो उसके माँ बाप अब रणवीर की बजाय नियति पर ध्यान देने लगे तो वो अंदर ही अंदर नियति से नफरत करने लगा। एक बार नियति 11 महीने की थी, जब बैठकर खिलौने के साथ खेल रही थी। बेचारी चल फिर तो सकती नहीं थी, इसलिए जहां मनोरमा उसे बैठाती और उसके सामने खिलौने रख देती तो वो वहां बैठी खेलती रहती। तो रणवीर उससे हमेशा दूर दूर ही रहता था। नियति खिलौनों से खेल रही थी और रणवीर पढ़ रहा था। तो जब नियति का खिलौना थोड़ा सा आगे चला गया तो बेचारी हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पकड़ नहीं पा रही थी। उसकी एक टांग ठीक थी, दूसरी बिल्कुल सुकड़ी पड़ी थी, इसलिए रेंकर खिलौना नहीं पकड़ सकती थी। रणवीर की नजर पड़ी तो वो ये देखकर मुस्कुराने लगा कि ये लंगड़ी तो किसी काम की नहीं है, अपना काम भी नहीं कर सकती, खिलौना तक नहीं पकड़ सकती। बजाय इसके कि वो खिलौना उसके पास कर देता, उसने वो खिलौना नियति से और दूर कर दिया और हंसने लगा। कभी जानबूझकर जाते जाते उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता। वो रोने लगती थी। मनोरमा उस पर चिल्लाती थी, रणवीर क्यों तंग करते हो बहन को, बजाय इसे संभालने के या इसके साथ खेलने के तुम इससे लड़ते रहते हो। वह कहता कि ये मुझे बुरी लगती है। समय ऐसे ही आगे बढ़ने लगा था। इसकी नियति थोड़ी बड़ी हुई तो मनोरमा ने प्राइवेट टीचर घर पर रख ली जो नियति को ट्यूशन देने लगा, क्योंकि वो स्कूल जा नहीं सकती थी और रणवीर उसे अभी भी बहुत तंग करता था।
वो एक जगह बैठी रहती, पूरी तौर पर वो मनोरमा के सहारे पर ही थी, वही उसे संभालती थी। रणवीर की पढ़ाई पूरी हो गई थी तो काफ़ी अच्छा फील्ड में उसे नौकरी मिल गई थी, पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे थे। उसने अपने पापा से कहा कि अब आपको कमाने की क्या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। घर के हालात अच्छे होने लगे थे, वो अपनी माँ के लिए और अपने बाप के लिए चीज़ें भी ला कर देता था। बस एक नियति थी जिसके लिए कभी वो खुशी से कुछ नहीं लाया था, बस उसकी माँ ही नियति के लिए शॉपिंग करती थी। वो कहता था कि इस लंगड़ी पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ये चाहे कुछ भी पहन ले। खैर समय ऐसे ही बीतने लगा था कि एक दिन रणवीर के पापा को हार्ट अटैक आ गया और हॉस्पिटल जाते जाते ही वो दम तोड़ गए। मनोरमा के लिए पति का सदमा बहुत बड़ा था, वो तो बिल्कुल टूट कर रह गई थी और नियति का भी यही हाल था। भाई का प्यार तो उसे कभी मिला ही नहीं था, मगर उसके पापा उसे बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे और उसे लाड़ लड़ाते थे, उसे शहजादी कहते थे। नियति का भी रो रो कर बुरा हाल था। पहली बार रणवीर ने उस समय नियति को तसल्ली दी थी, उसके आंसू साफ किए थे, वो भी भाई से लिपट कर रोई थी। बाप की खुशबू भाई से महसूस होने लगी थी। फिर उसने नियति के सर पर हाथ रखा और कहने लगा कि कभी भी ये मत समझना कि तुम अकेली हो, मैं कोशिश करूंगा कि पापा जितना तो नहीं लेकिन फिर भी तुम्हें प्यार दूं। मनोरमा ने जब ये सुना तो बेटा का माथा चूमा, उसे दुआएं देने लगी और जानती थी कि अब बेटे की दया पर आ चुकी है। रणवीर का व्यवहार शुरू में तो मनोरमा और नियति के साथ बहुत अच्छा था। नियति 14 साल की हो गई थी, लेकिन खाना उसकी माई उसे खिलाती थी। अब वो बैसाखी के सहारे चल लेती थी, लेकिन ये तो मनोरमा भी जानती थी और नियति भी कि उसकी कभी शादी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी उसे पत्नी के तौर पर कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए सारी जिंदगी नियति को या तो अपनी माँ के साथ गुजारनी थी और माँ के बाद भाई के साथ। उन्हीं दिनों रणवीर को अपनी एक क्लिंग अच्छी लगने लगी थी। वो काफी अमीर परिवार की लड़की थी। यूं तो रणवीर का भी अपना घर था, गाड़ी थी जो उसे ऑफिस की तरफ से मिली थी, अच्छा सेटल था। इसलिए उसने अपनी माँ से कहा कि उसे वर्षा पसंद है और वो उसी से शादी करना चाहता है। मनोरमा को भला क्या इनकार हो सकता था। उसने रिश्ता मांगा जो एक्सेप्ट हो गया। कुछ महीने में ही वर्षा उसकी बहू बन गई। लेकिन जैसी घृणा पहले कभी रणवीर नियति को देखकर करता था, वैसे ही घृणा और नफरत वर्षा भी नजरों में ही करती थी। वो नियति से ऐसे पीछे भागती जैसे नियति को कोई अछूत की बीमारी हो और वर्षा को भी लग जाएगी। खाना वर्षा बनाने लगी और मनोरमा का पूरा ध्यान नियति की तरफ होता गया। नियति की टीचर अभी भी आती थी और उसे पढ़ाती थी। उससे कहने लगी कि 10th क्लास के बोर्ड के पेपर की मैंने तुम्हारी तैयारी करवा दी है, तो प्राइवेट ही पेपर दे दो। जब ये बात हुई तो मनोरमा ने रणवीर से कहा कि पहले तो उससे कोई ऑब्जेक्शन न था, कहता था कि मैं इसे गाड़ी में बिठाकर ले जाऊंगा और पेपर भी दिलवा दूंगा। लेकिन रात की जब कमरे में आया तो वर्षा से उसने साफ कह दिया कि वो कहने लगी कि देखो जी, अपनी बहन से जरा दूर रहा करो, क्योंकि ये जन्मजात अपाहिज है और मैंने सुना है कि अगर ऐसी परेशानी हो तो दूर रहना होता है। ये ना हो कि कल को हमारा भी कोई बच्चा हो सही पैदा हो जाए। यह सुनकर रणवीर कुछ परेशान हुआ था। वो कहने लगी कि इसकी ज्यादा सेवा मत किया करो और मुझे बताओगे ये पढ़कर करेगी क्या? इस पर इतना पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है? सारी जिंदगी तो इसे तुम्हारी सर पर रहने वाली है। ना तो इसकी शादी हो सकती है और ना ही ये शादी के काबिल है। जब तुम्हें ही सारी जिंदगी इसके खर्चे उठाने हैं तो क्या जरूरत है इसे पढ़ाई लिखाई करवाने की, फालतू खर्चे उठाने की? अब इसे लेकर आओगे तुम्हारे आप इसका कितना नुकसान होगा। बहरहाल रणवीर को वैसे ही शुरू से नियति से कोई खास लगाव नहीं था। बस पापा के देहांत के बाद वक्ती हमदर्दी थी जो पत्नी की बातों से अब खत्म हो चुकी थी। अगले दिन जब नियति ने कहा कि अगले हफ्ते उसके बोर्ड के पेपर शुरू होने वाले हैं तो वो कहने लगा कि कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। फिर मनोरमा से भी कहने लगा कि मेरे खर्चे बढ़ गए, मेरी पत्नी का भी खर्चा मेरे सर पर है, इसलिए आप इसका ट्यूशन छुड़वा दें। वैसे भी ये पढ़कर करेगी क्या? इसकी कौन शादी करेगा जो आप इसे अच्छी शिक्षा दिलवा रही हैं? मनोरमा कहने लगी कि ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता अच्छा आता है, आप छोड़ें, बस इसको घर में एक एक कोने में बैठी रहे, इतना ही काफी है। मनोरमा ने कहा कि अगर पढ़ लिख जाएगी तो कम से कम बच्चों को ट्यूशन तो पढ़ा लिया करेगी। तो वो कहने लगा कि जाने भी दे माँ, इसे क्या करना है, एक तो टांग से लंगड़ी है, ऊपर से पढ़ने में भी कमजोर है, मैं इतने खर्चे अब अफोर्ड नहीं कर सकता, बस आप इसका ट्यूशन छुड़वा दें। क्योंकि जो टीचर इस घर में पढ़ाने आती थी उसकी फीस 2000 रुपये थी। बहरहाल मनोरमा ने नियति की पढ़ाई भी छुड़वा दी। उस दिन नियति बहुत रोई थी, क्योंकि ना तो वो दिमागी कमजोर थी और ना ही कभी पढ़ाई में कमजोर थी। और
कोई टेस्ट गलत होता था, उसे पढ़ने का वैसे भी बहुत शौक था। वो चाहती थी कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, लेकिन अपाहिजी की वजह से स्कूल नहीं जा सकती थी। जाती भी तो लोग उसका वैसे ही मजाक उड़ाते, जैसे कि उसका सगा भाई उड़ाता था। वैसे ही सब नापसंदगी से उसे देखते, जैसे ही उसका भाई और भाभी देखते थे। इसलिए उसने दिल पर पत्थर रख लिया। मनोरमा अपनी बेटी की हालत अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसे सीने से लगाकर तसल्ली देने लगी। लेकिन ये तो शायद अभी शुरुआत थी। वर्षा अब हर मामले में टांग अड़ाने लगी। वो कहती थी कि माँ बेटी हम पर बोझ हैं, चलो आज सास को संभालना तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन यह अपाहिज लड़की तो सारी जिंदगी हमारे सीने पर मूंग के दाल के लिए रह गई है। सारी जिंदगी रणवीर इसी को संभालता रहेगा तो कल को अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा लिखाएगा। नियति जब ऐसी बातें सुनती तो आंसू बहाने लगती, लेकिन अपनी माँ को नहीं बताती थी, क्योंकि जब से उसके पापा का देहांत हुआ था उसकी माँ बीमार रहने लगी थी। रणवीर ने वर्षा के कहने पर विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया था। रणवीर को बहुत जल्दी लंदन में नौकरी भी ऑफर हो गई थी और फिर फैमिली वीजा का भी कहा गया था। ये सुनकर तो वर्षा ऐसे थी कि खुश थी। उसने इस खुशी में घर में एक दावत रखी थी और इसमें अपने सारे मायके वालों को बुलाया और खाना भी बाहर से ही ऑर्डर किया था। सभी कह रहे थे कि तुम तो बड़ी भाग्यशाली निकली, और रणवीर के बहुत से दोस्त भी इस दावत में आए हुए थे। तो वो कहने लगे कि तुम्हारी वाइफ तो तुम्हारे लिए बड़ी लक्की साबित हुई है। अभी शादी को कुछ महीने ही हुए हैं कि तुम्हें लंदन में नौकरी की ऑफर भी हो गई, और वह भी पूरी फैमिली के साथ जाने की परमिशन भी मिल गई। तुम्हारे घर वालों के तो ऐस हो गए। वर्षा भी बहुत खुश थी कि जो कुछ रणवीर को मिला है वो उसके भाग्य से मिला है। मनोरमा को क्या आपत्ति हो सकती थी। फिर वर्षा भी पढ़ी लिखी थी, जॉब पर जा चुकी थी, इसीलिए ये सोचा कि वहां जाकर वो जॉब कर लेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी सास को तो साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन नियति को नहीं। सास को भी इसलिए साथ ले जाना चाहती थी कि ताकि जब वो जॉब पर जाए तो दोनों पति पत्नी पैसा कमाए, उसकी सास पूरे घर के काम काज करती रहे, क्योंकि वहां पर अगर कोई मेड भी रखते तो उसे बहुत महंगी पड़ती। इसलिए वो कहने लगी कि रणवीर हम नियति को साथ नहीं लेकर जाएंगे, वहां पर हम नए लोगों से मिलेंगे, वो लोग हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे तुम खुद सोचो। तो वो कहने लगा तो क्या करूं मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूं और माँ और बहन को अकेला तो नहीं छोड़ सकता। तो वो कहने लगी कि माँ को कब छोड़ने की कह रही हूं मैं, वो तो तुम्हारी माँ है, उन्हें हम लंदन अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन नियति का क्या करें, किसी भी अनाथ आश्रम में भिजवा देते हैं। वैसे भी ऐसी लंगड़ियां अनाथ आश्रम में पल जाती हैं, उन्हें चाहिए ही क्या होता है, वक्त 2 टाइम की रोटी, वो उसे अनाथ आश्रम में ही मिल जाएगी। देखो मैं वहां पर जॉब करूंगी और मेरा उठना बैठना बड़े बड़े लोगों में होगा, मैं नियति को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि इसकी ननद तो अपाहिज है, चल भी नहीं सकती, देखो ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। चाहता तो रणवीर भी यही था कि वो नियति को अपने साथ लेकर ना जाए, लेकिन ये बात जब रणवीर ने अपनी माँ से कही तो मनोरमा हत्ते से उखड़ गई। कहने लगी क्यों मेरी बेटी को न जाए, तुम्हें तो वैसे ही फैमिली वीजा मिला हुआ है, तुम अपनी पत्नी माँ और बहन को लेके जा सकते हो। तो वो कहने लगा कि माँ आप समझती क्यों नहीं है, फैमिली वीजा में मेरी पत्नी शामिल है या माँ बाप, अब आप नहीं तो सिर्फ आप जा सकती हैं, नियति तो जा ही नहीं सकती। इसलिए ठीक यही है कि हम उसे अनाथ आश्रम में भिजवा देते हैं, और वहां पर भी बहुत अच्छी देखभाल होती है और वहां पर और भी ऐसी लड़कियां होती हैं, तो इसका दिल लगा रहेगा। ये बात सुनकर नियति के दिल को ठेस पहुंची थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका सगा भाई उसके लिए ऐसा भी कोई फैसला कर सकता है। मनोरमा तो इस बात पर तैयार थी ही नहीं थी। वो कहने लगी कि नहीं मेरी बच्ची अनाथ आश्रम नहीं जाएगी। ठीक है ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी के साथ चले जाओ और हम माँ बेटी को यहीं रहने दो, हम यहीं अपना गुजर बसर कर लेंगे। वो कहने लगा कि माँ आप समझने की कोशिश करिए, ऐसे आसानी से तो सब कुछ नहीं हो जाएगा, मुझे ये घर गिरवी रखवाना पड़ेगा या फिर बेचना पड़ेगा, और इसके पैसे मुझे बैंक अकाउंट में शो करना पड़ेंगे, तभी तो मैं लंदन जा सकता हूँ। मनोरमा ने जब ये सुना तो सब कुछ समझ गई कि बेटा तो उसका आखिरी सहारा भी छीनना चाहता है। तो वो कहने लगी कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना घर नहीं बेचूंगी, ये तुम्हारे बाप की निशानी है, इस घर में तुम्हारे बाप की यादें हैं, मैं ये घर नहीं बेचूंगी। वर्षा कहने लगी कि रणवीर देख लो, तुम माँ करते रहते हो कि मैं अपनी माँ को साथ लेके जाऊंगा, मेरी माँ ऐसी है वैसी है, उनकी सेवा करूंगा, और तुम्हारी माँ को तो तुम्हारा एहसास ही नहीं है, जरूर ये तुम्हारा घर इस नियति को दे देगी और तुम्हें खाली हाथ छोड़ेगी। वर्षा ने आग लगाने की कोशिश की थी, तो यह सुनकर मनोरमा कहने लगी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपना घर नहीं बेचूंगी, रणवीर को रहना है।
तो रह जाना है तो जाए। रणवीर कहने लगा ठीक है ऐसा करिए, घर बेचकर मेरा हिस्सा दे दीजिए, क्यों मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मनोरमा कहने लगी और हम कहाँ रहेंगे, ये नहीं सोचा तुमने? तो वो कहने लगा कि आप लोग जब मेरे बारे में नहीं सोचते हो तो मैं आपके बारे में क्यों सोचूं? जहां मर्जी जाइए, सड़कों पर फिरिए या जो करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ मनोरमा ने रणवीर के मुंह पर दे मारा। वो कहने लगी कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं इस घर को नहीं बेचूंगी, और ये घर वैसे भी मेरे नाम पर है, मैं इस घर को किसी भी कीमत पर भी नहीं बेचूंगी। रणवीर उस समय गुस्से से पागल हो रहा था। जब वर्षा रणवीर के पास आ गई और कहने लगी कि रणवीर तुम चिंता ना करो, मैं अपने डैडी से तुम्हें पैसे दे दूंगी लेके, वहीं तुम बैंक में शो करवा देना, और मेरा बाप इतना स्वार्थी थोड़े ही है कि मैं एक बार भी उससे पैसे मांगूंगी तो वो दे देंगे। मनोरमा कहने लगी जब तुम्हारा बाप अपनी बेटी के लिए इतना कुछ कर सकता है तो मैं अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं करूंगी? ठीक है, तुम अपने बाप से पैसे मांगो और वही बैंक में शो करवा के चले जाओ, हम माँ बेटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल रणवीर ने मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए ससुर के पैसे बैंक में शो करवाए और वर्षा के साथ लंदन चला गया। शुरू में तो वर्षा ने रणवीर से साफ कह दिया था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए घर नहीं भेज सकती, तो तुम भी अपनी माँ को घर का खर्चा नहीं भेजोगे। वर्षा में भी यहाँ भी नौकरी शुरू कर दी थी, लेकिन रणवीर का दिल नहीं माना। जो कुछ भी था वैसा भी था जो उसकी माँ थी, और वो एक अपाहिज बहन भी थी, उसका खर्चा उठाने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने बैंक अकाउंट में पैसे भेजना शुरू कर दिया। और एक बार अपने दोस्त को भी ये संदेश भेजा कि उसकी माँ को बता दें कि उसके अकाउंट में पैसे हैं, वो हर महीने पैसा भेजा करेगा, इसलिए जो जरूरत के हिसाब से पैसे निकलवा कर इस्तेमाल कर सकती हैं। समय ऐसे ही बीत रहा था कि एक साल बाद बैंक से रणवीर को फोन आया। वो कहने लगे कि आपके घर से कोई भी पैसे लेने के लिए नहीं आया और सारे पैसे अकाउंट में वैसे के वैसे ही पड़े हैं। ऐसा करिए कि आप आकर ये सारे पैसे निकलवा लीजिए। क्यों कि आजकल बैंक में बहुत हैकिंग हो रही है और हमें डर है कि कहीं हमारा बैंक भी हैकिंग का शिकार न हो जाए और फिर पैसे सबके सब मारे जाएंगे। आप अपने पैसे ले जाइए। रणवीर ने जब से ये बात सुनी तो वो वैसे भी उसे उसके ऑफिस की तरफ से 8 दिन की छुट्टियां मिली थी। उसने वर्षा से भी कहा कि हमें इंडिया जाना चाहिए। फिर दिल में माँ की मोहब्बत भी जाग उठी थी। 1 साल से ना तो माँ ने फोन किया था और ना ही रणवीर की हिम्मत हुई थी। फिर ये भी सोच रहा था कि अगर माँ और नियति ने पैसे नहीं लिए तो घर कैसे चल रहा है, क्या कर रही होंगी। जिज्ञासा तो वर्षा को भी बहुत थी कि जाके देखे तो सही कि बेटे के भेजे हुए पैसों के बगैर वो कैसे घर से का गुजर बसर कर रही हैं। दोनों पति पत्नी काफी सारे गिफ्ट लेकर इंडिया आए थे, लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर तो उन दोनों के होश ही उड़ गए, क्योंकि घर का नक्शा बिल्कुल बदला हुआ था। घर के आंगन में सिलाई मशीन रखी थी और नियति भी एक सिलाई मशीन के सामने बैठी कपड़े सी रही थी। कुछ औरतें कढ़ाई कर रही थी और उनकी माँ सामने लड़कियों को सिलाई ठीक से करने के लिए कह रही थी। तो उन्होंने जब ये सब देखा तो हैरान रह गई कि इतना बड़ा सिलाई सेंटर आखिर इन माँ बेटी ने खोला तो खोला कैसे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी माँ बहन के पास पैसे कहाँ से आए। मनोरमा ने जब एक नजर बेटे और बहू को देखा तो माथे पर बल डाल लिया। रणवीर अंदर आया और सीधा माँ के पास आया था। उन्होंने उसे देखकर अपना मुंह फेर लिया। माँ नाराज थी तो वो कहने लगा कि माँ, रणवीर ने सामने सिलाई करते हुए औरतों को देखकर कहा कि फिर कहने लगा कि मैं पैसे भेज तो रहा था। तो वो कहने लगी कि हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। कुछ गहने थे मेरे पास जो मैंने बेचकर सिलाई मशीन खरीद ली। सिलाई मुझे आती थी और फिर ऐसी औरतों को रखा जो सिलाई करना जानती थी। मैंने नियति को भी सिलाई सिखा दी और अब हम एक बहुत बड़ा बुटीक चला रहे हैं। कपड़े सिलाई करके देते हैं और हमें पैसे मिल जाते हैं। माँ बेटी का गुजर बसर बहुत अच्छा हो रहा है। तुमने क्या समझा था कि क्या तुम कोई भगवान हो जो तुम हमें खर्चा नहीं दोगे तो हम मर जाएंगे। हम अभी जिंदा हैं क्योंकि पालनहार भगवान है। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो और जब चाहे दोबारा लंदन जा सकते हो। हमें ना तो तुम्हारी कमाई की जरूरत है और ना ही हम तुम्हारे मोहताज हैं। भगवान अगर किसी से एक रास्ता छीनता है तो उसके लिए दूसरा रास्ता खोल देता है। मेरी बेटी की कढ़ाई किए हुए कपड़े और बनाए हुए कपड़े की डिजाइन बुटीक वालों को बहुत पसंद आते हैं और सब कपड़ों की डिजाइनिंग नियति ही करती है, क्योंकि इसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है और नियति के डिजाइन किए हुए कपड़े बुटीक में हाथों हाथ बिकते हैं। हमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं। भगवान की कृपा से हम खुश हैं। अगर वो हमसे कोई एक चीज छीनता है तो इसके बदले में ऐसी कृपा भी जरूर करता है कि जिससे हमारी वो कभी पूरी हो जाती है। और मेरी बेटी इतने पैसे कमा रही है जितना तुम सारे लंदन में भी नौकरी करके नहीं कमा सकते। घर में हर चीज थी, यहाँ तक कमरे में एक एसी लगा हुआ था। भगवान का हर हाल में धन्यवाद करना चाहिए। क्यों
कि अपाहिज होना भगवान इंसान के बस की बात नहीं होती। इसलिए अपने ऐसे अपाहिज बहन भाइयों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनका साथ देना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी मोटिवेशन कहानी के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बहुत